ज्योग्राफी क्लास 11 का ये सेशन चल रहा है। इसमें अभी तक हमने सारा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक कर लिया है। अभी 11th का चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 6 में पहुंच गए हैं। इस चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जो भी सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, उस पर क्या है, पहाड़ है, पठार है। ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे क्या है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, जिसे पठार बोलते हैं हिंदी में। कहीं पे अलग अलग टाइप का स्टैक मिल जाएगा आपको। समुद्र के कारण अलग 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 टाइप का फीचर मिलता है। ये फीचर कैसे बना है, ये इस बारे में। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मॉर्फोलॉजी का मतलब फेस। अलग अलग जो सरफेस के ऊपर में फेस है, वो किस कारण से बना हुआ है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था, ये दो कारण से होता है। एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स और एक होता है इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स के अंदर में दो चीज आता है, डायस्ट्रोफिज्म और वॉल्केनिज्म। डायस्ट्रोफिज्म और वॉल्केनिज्म आता है। डायस्ट्रोफिज्म में आता है जो सॉलिड पार्ट है उसके मूवमेंट से जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जो भी यहाँ पे अलग अलग चेंजेस होते हैं, उसे बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। जैसे अर्थक्वेक हो गया, ये आता है प्लेट टेक्टोनिक हो गया, ये सब किस में आता है, डायस्ट्रोफिज्म में। वॉल्केनिज्म में क्या आता है, वॉल्केनिज्म में आता है जो अंदर में मैग्मा है, उसके वजह से वो प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, उसके ऊपर जो भी कुछ चेंजेस आता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसे बोलते हैं वॉल्केनिज्म। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स क्यों होता है, इसका मेन होता है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलता है, सन से। और सन का एनर्जी लेकर के जो भी विंड्स होते हैं, ग्लेशियर या वाटर, ये सब एजेंट के द्वारा यहाँ इरोजन और डिपोजिशन होता है। इरोजन और डिपोजिशन के कारण जो भी सरफेस में चेंज आते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स के कारण हुआ। उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है K इक्वल टू एम वी स्क्वायर, 1/2 mv²। जो भी एयर, वाटर या वेव, वो उसमें वो मूव के कारण जो एनर्जी आता है, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। इस वजह से भी चेंजेस क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंज होता है। कहीं इरोजनल फॉर्म मिलेगा, कहीं डिपोजिशनल फॉर्म मिलेगा। तो ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के कारण जो सरफेस के ऊपर होता है, वो चेंजेस आता है। उसके वजह से जो अर्थ का है, जियो का है, वो मॉर्फोलॉजी उसका यानी कि फेस चेंज हो जाता है। इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने देखा था प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस। 3 तरीके से हमने 2 चीज कर लिया था। इंडोजेनिक फोर्स में क्या था, वॉल्केनिज्म, डायस्ट्रोफिज्म, इसे हमने डिटेल में पढ़ा। फिर हमने एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में शुरू किया था पढ़ना। उसमें सबसे पहले एक्सोजेनिक फोर्स के लिए क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन, इरोजन और डिपोजिशन के लिए सबसे पहले चीज जो होता है वो क्या है, हमारे अर्थ पे रॉक है। रॉक को इरोजन और डिपोजिशन के लिए क्या होना, वेदर होना पड़ेगा, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है मौसम के कारण जो ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग, टूटना, ब्रेकिंग ऑफ रॉक। हमारा अर्थ किससे मिलकर बना होता है, रॉक से। ये टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। डिपोजिशन और इरोजन के लिए सबसे पहले वेदरिंग होना चाहिए। वेदरिंग होगा, फिर इसमें क्या होगा, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन एयर, वाटर या किसी चीज से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कौन कौन सा प्रोसेस, 3 प्रोसेस। वेदरिंग का 3 प्रोसेस होता है। एक होता है केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। कितना प्रोसेस है, ये हो सकता है, तभी जब ये प्रोसेस काम आ जाएगा उसके बाद इरोजन और डिपोजिशन होगा। और एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस हमने देखा था क्या होता है, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ना, कार्बोनेशन, कार्बोनेशन मतलब होता है कार्बोनिक एसिड बनता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर कुछ मिनरल इसमें घुल जाते हैं, उस वजह से भी लैंडफॉर्म अलग अलग बनता है, कार्बोनेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और कुछ था तो आप ऐड कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। फिजिकल प्रोसेस क्या क्या होता है इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो बताना।
लैंग्वेज ग्रेडियंट नहीं बनना चाहिए, वो सबका मदर टंग अलग अलग होता है, अलग अलग जगह से आते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बन जाता है, पर इसमें नॉलेज का और समझने में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आप कोई भी लैंग्वेज में हो, अगर आपको जो चीज़ पढ़ा रहा है अगर समझ में आ रहा है तो वो अच्छी बात है। तो वो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। फिजिकल वेदरिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें 3 चीज होता है। फिजिकल वेदरिंग मतलब जो फिजिकल प्रोसेस से पत्थर को, रॉक को टूट जाना, उसे बोलते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग। तो इसमें 3 प्रोसेस है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। पहला किससे होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा? ओवरबर्डन, ओवरबर्डन हो जाएगा। ओवर बर्डन, प्रेशर, ओवरबर्डन, प्रेशर, लोड, स्ट्रेस। अब इसमें देखते हैं ग्रेविटेशन। पहला जो है ग्रेविटेशन के कारण ओवरबर्डन अगर हो जाएगा तो भी होता है, और स्ट्रेस आ जाएगा और या लोड बढ़ जाएगा। तो इसमें जैसे रिमूवल ऑफ ओवरलाइन, रिमूवल ऑफ ओवरलाइन रॉक, ये अर्थ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर ओवरलोड बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? इसमें जो स्ट्रेस होगा, इसके अंदर जो रॉक होगा उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस बढ़ने के कारण क्या होगा? ये ग्रेविटेशन के कारण ये नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग। क्या बोलते हैं? फिजिकल वेदरिंग। इसमें एक टर्म है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन डोम्स। अब हमने पिछले क्लास से पढ़ा था, जो वोल्केनो होता है वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म भी बनाता है, अंदर में लैंडफॉर्म बनता है, जो कौन सा होता है? बैथोलीथ, लेपोलीथ, लैकोलीथ और डाइट, सिल्ट, सेल, ये सब होता है। तो अंदर में हमने पढ़ा था कि जो बैथोलीथ होता है वो ऐसे होता है, जो अंदर में ही ठंडा हो गया अगर वोल्केनो पृथ्वी के अंदर, तो इस तरीके से बनता है। अब मान लें यहाँ ओवरबर्डन के कारण ये होता है एक्सफोलिएशन, मतलब यहाँ का जो रॉक था वो यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, कहीं और चला जाएगा, और जो अंदर वाला पार्ट था वो दिखने लगेगा। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग एक्सफोलिएशन डोम्स। याद रखना, एक्सफोलिएशन डोम्स क्यों होता है? ग्रेविटेशन के कारण फिजिकल वेदरिंग होता है, मतलब ऊपर वाला जब ओवरबर्डन बढ़ जाता है, तो ओवरबर्डन बढ़ने के कारण क्या होता है? वो नीचे 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 की तरफ चला जाता है, स्ट्रेस होने के कारण नीचे की तरफ चला जाता है, तो ऊपर वाला लेयर हट जाएगा। ऊपर वाला लेयर जो हट जाता है उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन डोम, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। जब ऊपर वाला लेयर हट जाएगा तो एक डोम दिखने लगेगा, जो हमारा ये क्या था? बैथोलीथ, बैथोलीथ था। बैथोलीथ का डोम, बड़ा सा डोम दिखने लगेगा, और उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सफोलिएशन डोम। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है भुवनगिरी, भुवनगिरी। आप जाओगे आंध्र प्रदेश तो वहां पे यही है, एक्सफोलिएशन डोम आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में, इंडिया में। तो ये हो गया एक्सफोलिएशन डोम के बारे में। ये फिजिकल प्रोसेस है, ग्रेविटेशनल के कारण, ओवरबर्डन के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर चेंज के कारण। दूसरा होता है टेम्परेचर चेंज। फिजिकल वेदरिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेम्परेचर चेंज के कारण। टेम्परेचर चेंज, कोई भी चीज जब टेम्परेचर कोई भी चीज कहीं भी जगह का बढ़ता है या घटता है तो उससे क्या होता है? रॉक या तो वो फैल जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा?
सिकुड़ जाएगा। कोई रॉक हो या कोई भी चीज़ टेम्परेचर घट जाएगा तो सिकुड़ जाता है, ये प्रॉपर्टीज होता है रॉक का। तो इसमें भी काम आता है फिजिकल वेदरिंग में। कैसे? अगर मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ के नीचे में कुछ कुछ रॉक है। रॉक का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होता है या तो बढ़ने का, एक्सपेंड करने का, या सिकुड़ने का। तो क्या होता है, यहाँ ऊपर वाला मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, इस जगह पे ये एक्सपेंड करेगा, रॉक एक्सपेंड करा, जो आसपास का रॉक था वो उसको धकेलेगा। अब इसका एक लिमिट होता है एक्सपेंड करने का, ये एक्सपेंड हुआ तो एक्सपेंड होकर के फिर से एक्सफोलिएशन हो जाएगा, एक्सफोलिएशन, और जो अंदर वाला रॉक था वो दिखने लगेगा, जिसे हम लोग टोर्स बोलते हैं। टोर्स ये किसके कारण होता है? टेम्परेचर के कारण होता है। फिर से ये टोर्स दिख रहा है, फिर से क्या होगा, इसका लेयर, फिर से इसका जो पार्ट था रॉक का टेम्परेचर के कारण एक्सपेंड होगा, फिर से घटने लगेगा। फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है टोर का, डोम ही बाद में चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ट्रायंगुलर हो जाता है, क्योंकि इसमें लगातार एक्सफोलिएशन होते रहता है। तो कुछ कोई पूछे कि एक्सफोलिएशन डोम और टोर में क्या अंतर है? सेम होता है, पर ये एंगुलर बन जाता है। एंगुलर क्यों होता है? क्योंकि एक्सफोलिएशन लगातार चलते रहता है, टेम्परेचर हमेशा बढ़ते रहता है और घटते रहता है। ये वाला जो प्रोसेस होता है वो ड्राई एरिया में होता है, जहाँ टेम्परेचर हमेशा, मतलब टेम्परेचर रेंज क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, दिन में बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंडा। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ते घटते रहता है और ये इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है रॉक पे। वो एक्सफोलिएट हो जाता है, वहाँ से हट जाता है और नीचे का जो लेयर था बैथोलिट वो आ जाता है। बैथोलिट आने के कारण वो डोम जैसा नहीं रहता है, डोम जैसा रहता है, छोटा सा डोम रहता है, फिर धीरे धीरे वो एक मतलब लगेगा कि एक लेयर में पत्थर एक दूसरे पर रखा हुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। आप टोर जाकर गूगल में देखना, आपको फोटो मिल जाएगा उसका। तो ये था 2 तरीके का फिजिकल वेदरिंग, इससे अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। तीसरे तरीके का होता है वाटर डाइंग और वेटरिंग साइकिल। मान लो टेम्परेचर के कारण यही सब है, आप कुछ खास नहीं दिया हुआ है, टोर्स कहते हैं, बस इतना याद रखना। ये ड्राई एरिया में होता है जहाँ टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। पढ़ते हैं वेटिंग एंड ड्राइंग एरिया। मान लो कोई एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ क्या हो रहा है, जो रॉक है वो क्या हो रहा है, तुरंत भीग रहा है, वेटिंग, फिर ड्राई हो रहा है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि रॉक के बीच एक बॉन्ड रहता है, मान लो वो पानी के होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक, फिर ड्राई हो गया, फिर पास में आ गया, पर इसका जो बॉन्ड था वो बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो इसके कारण ये इसका जो एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होते जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये रॉक टूट जाता है। तो अल्टरनेट वेटरिंग एंड ड्राइंग के कारण भी ये टूटते रहता है। एक चीज, एक इसमें टर्म है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, thawing एंड फ्रॉस्ट वेल्डिंग। ये सब कहाँ होता है, जहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव एट हाई एलिवेशन इन मिड लैटिट्यूड। फ्रीजिंग के कारण भी क्या होता है, मान लो ये रॉक है, रॉक में पोर्स होता है, पोर्स मतलब होल होता है, रॉक में क्या होता है, पोर्स होता है, पोर्स में पानी आया, वो जम गया, फ्रीज हो गया। फिर मान लो ठंडा का टाइम था, गर्मी के टाइम ये पिघल गया, पिघलने के बाद ये पोर्स में धीरे धीरे ऐसे करके वो बड़ा सा होल हो जाता है, वो उसका वहाँ का स्ट्रक्चर, रॉक का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग के कारण भी क्या हो गया, वेदरिंग हो गया, एक नया स्ट्रक्चर बन गया।
थाविंग भी उसी को बोलते हैं। फ्रॉस्ट वेडिंग मतलब बोलते हैं जब अंडरग्राउंड मिट्टी है उसमें क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है, फिर वो गर्मी के कारण पिघल जाता है। तो ये वो वाला एरिया में होगा जहाँ ठंडा भी रहता है वो और गर्मी भी रहता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड, मिड लैटिट्यूड में, हाई एलिवेशन एरिया में, मतलब जहाँ पे कभी ठंडा के टाइम में ठंडा फ्रीज हो जाता होगा और गर्मी थोड़ा बहुत गर्मी भी आता है, इतना गर्मी हो जाता ताकि पानी पिघल जाए, तो उस जगह पे होगा, यानी कि लैटिट्यूड हाई एलिवेशन वाले एरिया में। तो ये था फिजिकल वेदरिंग। अब हम पढ़ते हैं और कोई टर्म हो इसमें तो मैं बता देती हूँ इसमें। अब एक चीज और है, सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग भी होता है। सॉल्ट वही चीज, सारा वेटिंग और डाइंग के अंदर भी आ जाता है। ये होता है डेजर्ट वाले इलाकों में। सॉल्ट में भी प्रॉपर्टी होता है वो एक्सपेंड करे, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम या बेरियम। इसका टेम्परेचर होना चाहिए 30 से लेकर के 50 डिग्री। अब फिर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने से रॉक में क्या होता है, ये भी एक्सपेंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण ये भी रॉक को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है और वेदरिंग हो जाता है। फिर हम बाद में पढ़ेंगे इसमें बारिश, कभी कभी बारिश होता है, बारिश के कारण नीचे पानी चला, सारा कुछ जो भी मटेरियल होता है वो नीचे चला जाता है, यहाँ सॉल्ट रह जाता है। तो ये डेजर्ट वाले ड्राई एरिया में ऐसा होता है। तो ये भी सॉल्ट वेदरिंग है और कुछ नहीं है इसमें। फिजिकल वेदरिंग हो गया, 3 तरीके का होता है। ग्रेविटेशन के कारण होता है जो जिसमें ओवरलोडिंग है, दूसरा हमें क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन के कारण, और एक्सपेंशन फोर्स टेम्परेचर के कारण, ग्रेविटेशन टेम्परेचर के कारण एक्सपेंड करता है, और तीसरा होता है अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के कारण। तो ये 3 प्रोसेस की वजह से फिजिकल वेदरिंग होता है। अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल वेदरिंग, उसमें भी कुछ नहीं है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग उससे ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिजम्स के कारण होगा, ऑर्गेनिजम्स के कारण होगा उसमें, जैसे बोरोइंग, दीमक, होल, जैसे बड़ा बड़ा जगह पे जाओगे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो मिट्टी को होल करके रखते हैं। मिट्टी को कभी कभी इतना होल हो जाता है कि डीप बन जाता है, डीप कर देते हैं, वो अंदर में एक बड़ा सा होल केव बन जाता है। तो इस उस ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के द्वारा वो स्ट्रक्चर बन गया। और वहाँ जब मेन हमारा इसमें पढ़ने का मतलब क्या है, इरोजन और डिपोजिशन। अगर मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप बोरोइंग हो गया एनिमल्स के द्वारा, फिर वहाँ का मिट्टी ढीला हो गया तो उसे इरोड होकर के वो दूसरे जगह जाके अलग स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इससे क्या होगा, जियोमॉर्फिज्म, मतलब जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। तो इससे भी क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस आता है। अगर कहीं कहा जाए कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में जियोमॉर्फिज्म कैसे चेंज होता है, तो बोरोइंग के कारण जो एनिमल द्वारा होता है। फिर मिट्टी को जो टिल्टेड किया जाता है, अर्थवॉर्म भी कर सकता है, अर्थवॉर्म, टर्माइट, ये सब काम करता है। टर्माइट मतलब दीमक, और ये सब काम सॉइल फॉर्मेशन में भी होता है, सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सब काम आता है हमारे इरोजन और डिपोजिशन में। यह बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा वेदरिंग होता है। अर्थवॉर्म के द्वारा भी होता है। बोरोइंग, बहुत सारे एनिमल जैसे सांप हो गए और बहुत सारा और भी होता है एनिमल्स जो बोरोइंग करके पृथ्वी के अंदर रहते हैं। उससे भी क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, रॉक का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इरोजन आराम से हो सकता है। और टर्माइट, दीमक लग जाता है। हम लोग छोटे पैमाने पर दीमक देखें, पर कभी कभी दीमक पूरा रॉक को खत्म कर देता है, या जिसमें लकड़ी हो या पेड़ पौधा हो सबको खराब कर देता है। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को टिल्टेड कर देता है। सॉइल
ऑर्गेनिजम्स के कारण ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है सॉइल फॉर्मेशन में। सॉइल फॉर्मेशन भी क्या है, एक जियोफॉर्मिज्म जो अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट है सॉइल फॉर्मेशन, जहाँ पर एग्रीकल्चर हम कर पाते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है? आप लोग ने बहुत बार सुना होगा लैंडस्लाइड, एवलांचेस, ये सब, यही होता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट, ये मान लो यहाँ पर बोल्डर्स, बहुत बड़ा बोल्डर्स है या पतला छोटा सा बोल्डर्स है, ये जब नीचे आ जाता है बहुत सारा, पर ये ना तो एयर के द्वारा आएगा, ना विंड और ना वाटर, ये सब के द्वारा नहीं आता है। ये किसके वजह से आता है? ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये ना तो इरोजन है ना डिपोजिशन है, ये मास मूवमेंट कहलाता है, जब ना ही एयर ना विंड और वाटर की वजह से है, कोई एजेंसी की वजह से नहीं है, ये बस ग्रेविटेशन की वजह से, स्लोप की वजह से वो फिसल जाता है, जिससे बहुत सारा जान और माल का हानि होता है। सुनते हैं हम यहाँ लैंडस्लाइड हो गया या एवलांचेस हो गया, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है ये, अभी हम देखेंगे क्यों होता है। पर ये इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये एयर वाटर और विंड के कारण नहीं होता है, पर जब ये आता है तो बहुत सारा एयर के लेके आता है और बहुत सारा वाटर, मान लो यहाँ वाटर का नदी हो, जमा हो, ये गिर गया एकदम से, तो क्या होगा? वाटर लेके आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। विंड, मान लो पहाड़ था, एकदम अचानक से इतना विंड आया कि पूरा घर को उड़ा के लेके चला जाए, तो ये भी हो सकता है। और एयर विंड वाटर की वजह से ये सब, इससे बोलते हैं हम लोग मास मूवमेंट, ये ग्रेविटेशन के कारण होता है। अब इसमें क्या है, ये स्लो टू रैपिड होता है, धीरे से स्लो टू रैपिड होगा। और ये उस जगह में होगा जहां वेदर मटेरियल होगा। वेदर, कभी पूछे कि मास मूवमेंट कहाँ होगा, वेदर मटेरियल में या अनवेदर्ड? वेदर्ड मटेरियल में होगा, क्योंकि जहाँ पर रॉक हल्का होगा, वेदर्ड होगा, तभी तो वो गिरने में ज़्यादा इजी गिर जाएगा वो। फिर एक रेजिस्टेंस हमने भी पढ़ा था, एक रेजिस्टेंस फोर्स भी आता है जो इसको बचा के रखता है। एक रेजिस्टेंस फोर्स आता है जो इसे रेजिस्टेंट रखता है, मतलब बचा के रखता है। पर यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा मास आ जाए तो उसका रेजिस्टेंस फोर्स भी टूट जाता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ब्रेक होकर के वो नीचे सारा आ जाता है। तो ये भी हो सकता है रिड्यूसिंग ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स, या इसे फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन जो फोर्स इसे बचा के रखता है हमेशा। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी पहाड़ी इलाके में जाना, मनाली या शिमला के साइड में, तो वहाँ जो बोल्डर्स होते हैं, पत्थर होते हैं बड़ा बड़ा, उसे एक जाली के टाइप से बांध के रखते हैं ताकि वो उसे मास मूवमेंट से बचा के रखे, एक साथ कंसोलिडेट करके रखे। अब कौन कौन से एक्टिविटी से आते हैं मास मूवमेंट? एक्टिविटी कौन कौन सा है? पहला रिमूवल ऑफ सपोर्ट, एक्टिविटी लीड टू मास मूवमेंट। पहला एक्टिविटी है रिमूवल ऑफ सपोर्ट, इसीलिए वो जाली को सपोर्ट के तरीके से रखते हैं बांध के, रिमूवल ऑफ सपोर्ट। दूसरा है ओवरलोडिंग मटेरियल, मतलब एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक हद तक रेजिस्टेंस लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था, यहाँ पर अगर लोड बढ़ा दे, रिजर्वायर बना दे या बहुत भारी ऐसा कुछ डैम बना दे, तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ जगहों पे पहाड़ी इलाके में डैम वैम बनाना रिस्ट्रिक्शन होता है। एकदम से डैम बना दे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रोकने का जो ताकत था वो कम हो जाएगा और सारा गिर जाएगा यहाँ पे जाकर के, ये लैंडस्लाइड हो जाएगा।
तो ओवरलोडिंग मटेरियल इस कारण से भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ सपोर्ट की वजह से हो सकता है। मान लो पेड़ लगा हुआ था, पेड़ काट दिया यहाँ पे, तो जो सपोर्ट बना हुआ था वो कट गया। इंक्रीज इन ग्रेडियंट, ठीक है, इंक्रीज इन ग्रेडियंट। मान लो ऐसे था एक टाइम में, फिर यहाँ से हम यहाँ पर मान लो कुछ पेड़ लगा हुआ था या कुछ अपना कुछ था, फिर ये ग्रेडियंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पेड़ को काट दिया, ग्रेडियंट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। अब तो ये गिरने का, जो पहाड़ यहाँ पर था वो गिरने का ज़्यादा चांसेस रहे, तो इंक्रीज इन ग्रेडियंट। ओवरलोडिंग ड्यू टू, अब ओवरलोडिंग किसकी किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। पानी बहुत ज़्यादा आ गया, पानी से रॉक क्या हो जाता है, वो भारी हो जाता है, जो ऑब्जर्व कर लेता है पानी को। मिट्टी बहुत भारी हो गया, बहुत इतना भारी हो गया कि इसका रेजिस्टेंस को रोक ही नहीं पाया, वो गिर जाता है। हम बहुत बार सुनते हैं बारिश के टाइम में, बरसात के टाइम में लैंडस्लाइड हो गया, क्यों, क्योंकि उसको जो रेजिस्टेंस रोक के रखा था, जितना भारी वो रोक पाता था, उससे ज़्यादा भारी पानी की वजह से वो हो गया, वो मिट्टी, वो पत्थर, और वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो नीचे आ गया। तो ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और क्या हो सकता है, या मटेरियल, कोई सामान उसमें, जैसे बहुत से ज़्यादा वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगा, ओवरलोडिंग हो गया, तो इससे भी हो सकता है। और नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ मटेरियल, रिमूवल ऑफ मटेरियल। तो रिमूवल ऑफ सपोर्ट, रिमूवल ऑफ मटेरियल क्या होगा, यहाँ पर कुछ मटेरियल था उसे हटा दिया, तो रेजिस्टेंस वो एकदम से ग्रेडियंट बन गया, वो चला जाएगा। तो ये सब एक्टिविटी है। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आया, थोड़ा सा भी मान लो इस तरीके का था, लैंडस्लाइड होने का प्रक्रिया, मान लो यहाँ अर्थक्वेक में क्या होता है, यहाँ का जमीन स्लाइड करने लगता है, शेक करने लगता है, तो वो हिलने लग गया, इससे क्या हो गया, ये जो भी सपोर्ट था वो उसका यहाँ अनबैलेंस्ड हो गया, वो गिर जाएगा नीचे। फिर क्या है, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज। नेक्स्ट है एक्सेसिव नेचुरल सीपेज। अगर वहाँ का रॉक क्या है, बहुत ही खोखला हो अंदर से, सीपेज बहुत ज़्यादा पानी वाला जगह हो। और रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो ये सब जो एक्टिविटी है, इसके वजह से लैंडस्लाइड होता है या मास मूवमेंट होता है। एक्टिविटी लिंक्ड टू मास मूवमेंट, मास मूवमेंट में ही लैंडस्लाइड आ जाता है या एवलांचेस आ जाता है। एवलांचेस और लैंडस्लाइड में ये अंतर है, जब मिट्टी, पत्थर ये सब गिरता हो, बड़ा बड़ा बोल्डर्स, रॉक गिरता हो, अगर स्लाइड करे, तो उस स्लाइड को हम बोलते हैं मास, ये लैंडस्लाइड, उस स्लाइड को बोलते हैं लैंडस्लाइड जब पत्थर गिर जाए। और जब बर्फ हो, पहाड़ में बर्फ भी तो होता है ना, जब बर्फ भारी मात्रा में नीचे स्लाइड हो जाए, उसे बोलते हैं हम एवलांचेस। क्या बोलते हैं, एवलांचेस। अब मास मूवमेंट भी 2-3 तरीके का होता है। पहला है स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, फिर है रैपिड मूवमेंट, और है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड इसी में आ जाता है। लैंडस्लाइड हमने पढ़ लिया। स्लो मूवमेंट क्या होता है, धीरे धीरे कोई चीज आएगा तो गिरेगा, जैसे स्लो मूवमेंट में क्या आ जाता है, फैंस, पोस्ट, टेलीफोन, सॉइल क्रीप,
सॉलिडिफिकेशन, ये सब फैंस। मान लो ये हल्का सा स्लोप है, हल्का स्लोप है, यहाँ धीरे धीरे होके ऐसे ऐसे देखना, कभी कभी फैंस जैसा रूप ले लेता है, मिट्टी का एक एक धारा होगा ऐसे ऐसे फैंस जैसा बन जाता है, तो वो आता है स्लो मूवमेंट में। टेलीफोन्स भी इसी तरीके का होता है। सॉइल क्रीप, सॉइल क्रीप मतलब होता है एक सॉइल कटा हुआ सॉइल दिखेगा, तुम एक जगह जाना कहीं जंगल वंगल इलाका में जहाँ पानी वानी होता हो, एक धारा सा बना होता है, एक दो तीन धारा निकला होता है, मिट्टी को काट के निकला होता है, तो वो होता है स्लो मूवमेंट होता है लैंड का, तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल क्रीप। सॉलिडिफिकेशन मतलब मिट्टी क्या होता है, मिट्टी सॉलिड है, इतना पानी आया वो बह करके ऐसा लगेगा कि मिट्टी बह रहा है, तो वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, मिट्टी लिक्विड के रूप जैसा दिखने लगता है, तो उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये सब आता है स्लो मूवमेंट में। रैपिड मूवमेंट में क्या आ जाता है, फैंस याद रखना, स्लो मूवमेंट के कारण मिट्टी में दिखता है, अब गूगल में जाके आप देख लेना। अब होता है रैपिड मूवमेंट। रैपिड में क्या आएगा, जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट हो, ह्यूमिड क्लाइमेट हो यानी बारिश ज़्यादा होता होगा। जेंटल और स्टीप स्लोप, मतलब स्लोप इसमें क्या होगा, स्लोप थोड़ा कम स्टीप होगा, इसमें एकदम से ऐसा हो, पूरा का पूरा अर्थ यहाँ से जाके यहाँ घिसक जाए। जैसे मान लो ये पहाड़ था, ये पहाड़ पे कुछ वेजिटेशन इस तरीके से, इस ये लैंड था, ये लैंड जाके एकदम से यहाँ पे जाके चला जाए, पूरा का पूरा ये लैंड उठ के नीचे चला जाए, उसे हम लोग बोलते हैं रैपिड मूवमेंट। जिसमें आ जाता है मड फ्लो, मड फ्लो भी इसी में आएगा। मड फ्लो का मतलब होता है जहां पर वेजिटेशन नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। मान लो यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के साथ बहुत सारे ऐश, बहुत सारे डिब्रीज निकलते हैं, वो मड बाद में जाकर के ऐसे स्लोप में जमा हो जाते हैं, मड की जैसा पूरा ही पूरा एक साथ निकल जाते हैं। वहाँ भी क्या होता है, जो लोग होंगे इधर उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ये मड फ्लो भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर लेकर के आता है, ये रैपिड मूवमेंट में ही आएगा। जो भी यहाँ पे मड फ्लो बहुत कम जगह लिखा होता है, इसलिए मैं इसे समझा देती हूँ, कहीं पूछा। मान लो ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण इससे ऐश निकला, या इस तरीके से बहुत सारे इससे जो मटेरियल निकले, मटेरियल क्या हुआ, बहुत पानी रेन के कारण ये मड का रूप ले लिया, जो यहाँ मटेरियल जमा था, और ये पूरा का पूरा मटेरियल मड बन के नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो इससे जो वहाँ का हैबिटेट था, जगह थे, लोग थे, उन्हें डिजास्टर जैसा या उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगा इन सब चीज़ों से। तो ये होता है रैपिड मूवमेंट में आता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर मड मूवमेंट के में आता है, और ये होता है डिब्रीज एवेलेंचेस। एवेलेंचेस वही होता है जब बर्फ, बहुत सारा पत्थर को लेके एकदम से जो बर्फ है, स्नो है, वो स्लाइड हो जाए, उससे भी जो नीचे लोग हैबिटेट थे उनको प्रॉब्लम होता है, इसे एवेलेंचेस बोलते हैं। ये भी होता है रैपिड मूवमेंट में। लैंडस्लाइड के बारे में तो आप पहले ही बताया आपको। एक स्लम्प होता है लैंडस्लाइड में, लैंडस्लाइड में आपको दो तीन बात याद रखनी है। स्लम्प का मतलब क्या होता है, ये मान लो ये जगह था, ऐसे यहाँ पे एक पौधा था, ये पूरा यहाँ पे जाके यहाँ पे चला गया, ये क्या हुआ, जैसे ऐसे आया, वो थोड़ा सा यहाँ प्लेन के कारण थोड़ा सा ये ऊपर भी उठा, ओवर भी गया और ऐसे भी आया, इसे हम लोग बोलते हैं स्लम्प। बैकवर्ड मूवमेंट भी हुआ और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हुआ, इसे हम स्लम्प बोलते हैं। एक होता है
रैपिड रोलिंग स्लाइडिंग। एकदम से गोल गोल वाला जो बड़ा सा पत्थर होता है उस रोल रोल करके गया नीचे, एक साथ बहुत सारा चला गया। यहाँ भी कोई गाड़ी वाली प्लेन था, रोड था जा रहा, तो उससे भी वो डिजास्टर हो सकता है। रॉक स्लाइड, डिब्री स्लाइड। रॉक डिब्री तो चलो फिर भी छोटा होता है, रॉक स्लाइड मतलब बड़ा बड़ा पत्थर, वो एकदम से बड़ा सा पत्थर गोल गोल घूम घूम के रोल करके नीचे जा रहा है, जैसे बोलते हैं रॉक स्लाइड, डिब्री स्लाइड। और स्लम्प, स्लम्प पता चल गया, स्लम्प याद रखना है, फॉर डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट दोनों होता है। जब बड़ा सा एरिया चला जाता है नीचे की तरफ, दोनों होते हैं। अब ये सब खत्म हो गया, हमने पढ़ा वेदरिंग। वेदरिंग में तीन प्रोसेस है, केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल। तीन तरीके से वेदरिंग होता है। ये वेदरिंग हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें जानना था कि इरोजन और डिपोजिशन के कारण, इरोजन और डिपोजिशन, ये एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है, बाहर से जो फोर्स लगाते हैं पृथ्वी के ऊपर, जो बाहर से फोर्स आता है, जैसे यहाँ का जगह चेंज हो जाता है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाता है अर्थ का, वो एक्सोजेनिक फोर्स के कारण। तो एक्सोजेनिक फोर्स में दो चीज मेन होता है, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन तभी होगा जब वेदरिंग होगा। वेदरिंग इसलिए हमने डिटेल से पढ़ा, तीन तरीके का वेदरिंग होता है, बहुत अच्छे से देखा। अब इरोजन और डिपोजिशन सबको पता होता है। इरोजन मतलब होता है जब वेदर मटेरियल हो गया तो एक जगह से दूसरे जगह वाटर, एयर और वाटर, एयर, वेव, ये सब के, या आइस, ये सब के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसमें एक काइनेटिक एनर्जी होता है जो 1/2 mv²। ये एनर्जी एक जगह जा करके, जहाँ लोग लैंड आ गया उठा हुआ, वहाँ कमजोर हो जाता है, वहाँ वो डिपोजिट हो जाता है, तो वहाँ अलग तरीके का एक लैंड तैयार हो जाता है। तो ये हो गया इरोजन और डिपोजिशन। अब सॉइल फॉर्मेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। क्या होता है, ये रॉक है, इसका वेदरिंग होता है। वेदरिंग होने के बाद इसमें मॉसेस, लाइकेन, ये सब आ जाता है धीरे धीरे, जैसे आ रहा है। कुछ कुछ एनिमल्स भी डेवलप हो जाते हैं, उसके कारण उसमें और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर होने के बाद इसमें ग्रासेस इसमें जमा हो जाते हैं, ग्रासेस और फर्न्स। कैसे करके याद रखो, मैं एक पहले ओवरव्यू देती हूँ कैसे बनता है। जो जूनियर क्लास में, ऐसे जूनियर क्लास में फोटो रहता है, पहले वेदरिंग होता है, वेदर्ड, पेरेंट रॉक, रॉक से ही सॉइल बनता है, फिर उसका वेदरिंग होता है, फिर सब सॉइल बनता है। सब सॉइल क्यों बनता है अभी हम देखेंगे। फिर ये ह्यूमस और मैच्योर सॉइल बन जाता है, मैच्योर, टॉप सॉइल, मैच्योर सॉइल, सब इसको बोलते हैं टॉप सॉइल। तो इस तरीके से पार्ट होता है। अब देखते हैं क्या होता है। पहले क्या होगा, वेदरिंग, फिर क्या हुआ, वेदर मटेरियल जो था पेरेंट मटेरियल जो था वो कॉलोनाइज किया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, वहां एक बैक्टीरिया पनप जाएगा, कॉलोनाइज बाय बैक्टीरिया। जो ये पेरेंट मटेरियल था वो टूट गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद उसको कॉलोनाइज किया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। फिर ये कॉलोनाइज क्या हो जाएगा, इसमें मोसेस आ जाएंगे। मोसेस क्या होता है, जो हरा हरा पत्थर पे एक खाई जो होता है, मोसेस और लाइकेन मतलब कवक, ये पत्थर पे ही होता है, उस पर जमा हो जाएगा। वो जमा हो जाने के बाद क्या होता है, वो डेड, मर जाते हैं। मर जाने के बाद उसमें ह्यूमस बन जाता है, ह्यूमस आ जाता है, थोड़ा थोड़ा ह्यूमस आ गया। ह्यूमस होने के बाद फिर उसमें क्या होता है, माइनर प्लांट डेवलप हो जाता है। माइनर प्लांट, जहाँ ह्यूमस हो प्लांट होगा। वो प्लांट क्या डेवलप करता है, ग्रास और फर्न्स। फिर
धीरे धीरे उस पर बसेस, जो सब सॉइल था ना, सब सॉइल, ये मॉसेस वाला है सब सॉइल, फिर धीरे धीरे ट्री और बजेस होने लगते हैं, ट्री। फिर ट्री का जो रूट होता है, रूट मिट्टी को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट, और उससे सॉइल फॉर्मेशन, फर्टाइल सॉइल बन जाता है, जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं। ये होता है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को कौन कौन सा फैक्टर है वो अफेक्ट करता है? फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट रॉक, जिस तरीके का रॉक अलग अलग तरीके का होता है, हम क्रस्ट में हमने पढ़ा पहले। पेरेंट रॉक, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा टाइम। जितना टाइम लगेगा उतना थिक सॉइल बनेगा। क्लाइमेट, जैसा मौसम, अगर मान लो मौसम बहुत ह्यूमिड मौसम है तो ज़्यादा ह्यूमस उसमें होगा, ड्राई मौसम है तो ड्राई सॉइल बनेगा। तो इस तरीके से क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। क्लाइमेट के ही अंदर आ जाएगा टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, अलग अलग जगह होता है टेम्परेचर, कहीं ठंडा कहीं गर्मी, अलग अलग उस तरीके से सॉइल बनता है। फिर बायोलॉजिकल, चौथा बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जोड़ सकते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी।